गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग आज अंग्रेजी का स्पोकन का क्लास करते हैं, क्योंकि जो वीडियो का डिमांड है वो स्पोकन का है। ठीक है, तो हम लोग ये शुरू करना चाहते हैं कि हाउ टू स्टार्ट स्पीक इंग्लिश, कैसे हम लोग अंग्रेजी बोलने का शुरुआत कैसे करें। ठीक है, और शुरुआत अंग्रेजी का कभी भी करें तो छोटे छोटे सेंटेंस से करें, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसों से ही बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इसलिए पहले हम आपको बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस जो आप पहले पढ़े हुए हैं उन चीजों से हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी डेवलप द स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे हम लोग स्पीकिंग के डेवलप कर सकते हैं स्पीकिंग को। उसी के लिए सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस को दिखाते हैं आपको। इंपरेटिव सेंटेंस का नाम सुने होंगे। सेंटेंस तो ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन हम स्पीकिंग पर जोर देना चाहते हैं, इसीलिए हम इंपरेटिव सेंटेंस को पहले लगाए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी उन सेंटेंसों से जिससे आदेश दिया जा सके, उन सेंटेंसों से पहले उन सेंटेंसों को बनाएंगे। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर मतलब आदेश का, आदेश इंडिकेट होता है। एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट और कमांड का बोध होता है। जैसे देखें यहाँ पर जब जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट से होता है, और एक इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत लेट, आप पता होगा लेट से होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 से होता है, एक लेट से होता है। देखिए ये जो लेट जो है ये आपको दो बताता है। एक बताता है या तो पर्पस बताता है या तो आपको सजेस्ट बताता है, मतलब कोई उद्देश्य हो या कोई सुझाव हो। तो एक इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस लगता है और उससे पर्पस या सजेशन का भाव व्यक्त होता है। और एक इंपरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस दो तरीके से शुरुआत किया जाता है, एक V1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक लेट से शुरू होता है। ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो शुरू होता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड को दर्शाता है। अब देखिए पहला सेंटेंस लिखा है गो। गो मतलब क्या है? गो मतलब होता है जाओ या जाइए। अब गो मतलब जाना भी पढ़े हैं, लेकिन गो मतलब आप सेंटेंस के रूप में अगर पूरा करते हैं तो गो के बाद फुल स्टॉप दे दें तो गो मतलब हो जाएगा जाइए या जाओ, आसान है। फिर यहाँ लिखा है डू। डू मतलब करो या कीजिए, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। फिर लिखा है स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब हो जाता है खड़ा होना, तो यहाँ पर आप सेंटेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में, तो स्टैंड अप का मतलब हो जाएगा खड़ा हो जाओ या खड़ा हो जाइए। अब देखें फिर यहाँ लिखा है कम हियर, यहाँ आओ या यहाँ आइए। फिर यहाँ लिखा है डू दिस, इसे करो या इसे कीजिए। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें एक होता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का नाम सुने होंगे। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन जो लिसनर का काम करता है, सुनता है, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। तो सुनने का काम सिर्फ और सिर्फ यू करता है, इसलिए जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं सब में यू छुपा रहता है। यानी आप यहाँ पर गो किसको जाने को कह रहे हैं, जाने को हम कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं, तुमको कह रहे हैं, इसीलिए वहां पर गो छुपा हुआ है। मतलब जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस है सब में गो छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप आराम से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसों से बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और भी इसमें जो भी आप ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है गो, वहां जाओ तो गो देयर। फिर कहेंगे बिछावन पर जाओ तो गो टू बेड। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सेंटेंस आप इसमें जोड़ जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डू मतलब होता है करो, तो डू दिस, डू दैट, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ गए ना? तो इसमें आप जोड़ जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द रूफ, मतलब आगे जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। फिर कम हियर, यहाँ आओ, कभी कह सकता है कम नियर, नजदीक आओ। ठीक है, बहुत सारा इसमें जो भी आप करेक्शन करके सेंटेंस बढ़ा के एडिशन करके आगे बढ़ सकते हैं। डू दिस, इसे करो, डू दैट टाइप ऑफ वर्क, डू के साथ और भी कुछ लगा सकते हैं। डू द होमवर्क, होमवर्क पूरा करो या कंप्लीट द होमवर्क। बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं इसे जोड़ जोड़ के। फिर यहाँ नीचे आया हमें इंपरेटिव निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसको निगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है। मतलब यहाँ तो कह रहा था काम करो, ऑर्डर दे रहा था, यहाँ मना करेगा, काम करने से आपको मना करेगा। तो यहाँ देखिए इसका सेंटेंस तो शुरुआत होता है डोंट से। डोंट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको डोंट लगाना होगा। ठीक है, तो जो भी आप सेंटेंस बोलेंगे उसमें मना
डोंट का मतलब हो जाएगा मत, यानी वो काम आपको नहीं करना। जैसे यहाँ करा है डोंट गो, मत जाओ, बिल्कुल ऐसा ना, जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट कम नियर, नजदीक मत आओ, ठीक है। डोंट कम हियर, देखो यहाँ मत आओ, यहाँ लिखना चाहिए आपको, यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर, इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ मत आओ। इस तरह से आप स्पीकिंग को आसान बना सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस, इसे मत भूलो। डोंट फॉरगेट दिस, यहाँ हो जाएगा इसे मत भूलो, ठीक है। और भी जो भी आप जोड़ना चाहते हैं इसमें जोड़ सकते हैं, सेंटेंस को बड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पहला सेट पढ़ रहे हैं, पहला क्लास पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको जोड़ते चले जाएंगे, आराम से सीख जाएंगे बोलना। डोंट लाफ, मत हंसो, बिल्कुल आसान है। जैसे इसको बोला था डोंट लाफ इन द क्लास, क्लास में मत हंसो। डोंट लाफ एनीवेयर, कहीं मत हंसो, मतलब डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो, ठीक है। देखिए छोटे छोटे ही अंग्रेजी को जोड़ेंगे तब तो बड़ा बनता है। एक बार की बात है, हम बता रहे हैं आपको, छोटे छोटे अंग्रेजी नहीं आने से कुछ अंग्रेजी का साइड इफेक्ट पड़ता है। देखिए अंग्रेजी एक और महत्व रखता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत है वहां ही उसका यूज किया जाए तो बेहतर होता है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी अंग्रेजी का साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए एक बताते हैं, छोटी सी कहानी बताते हैं आपको, अंग्रेजी का साइड इफेक्ट दिखाते हैं उसमें आपको कैसे पढ़ा। जैसे आप इन सारे सेंटेंसों को आप लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आपको उस अंग्रेजी का साइड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा कहानी, 2 मिनट की कहानी बताते हैं। देखिए क्या हुआ। जैसे एक बार की बात है, एक लड़का अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानता था, ठीक है। एक बार वो तालाब के चारों ओर सैर कर रहा था, घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो उसमें बहुत आकर्षक उसमें बत्तख तैर रहे थे तालाब में। जब उसने वो बतखों को देखा तो उसका मतलब बतखों ने उसका मन मोह लिया, ठीक है। उसने ऐसा सोचा कि हम कुछ पत्थर उठाएं और बतखों पे निशाना बनाएं ताकि एक भी बतख मेरे हाथ लग जाए तो बेहतर होगा, घर ले जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। लेकिन जैसे ही बतखों को निशाना बनाया तब तक एक तालाब के नीचे एक महिला पानी भर रही थी, घड़ा में पानी भर रही थी। वो आदमी बिल्कुल उस महिला की ओर गौर नहीं किया, उसका तो ध्यान बिल्कुल बतखों की तरह था, डक की तरह था, ठीक है। अब जैसे वो बतखों पे निशाना लगाया वैसे ही वो औरत खड़ी हुई और उसके जो घड़ा थे उसका जो घड़ा था उस पर ही निशाना लग गया, निशाना चुभ गया लड़का का। इस तरह से उसका घड़ा फूट गया, उस महिला का घड़ा फूट गया। अब क्या हुआ कि वो मतलब महिला उस लड़के की ऐसे देख रही है, लड़का तो बिल्कुल डर गया। वो सोचा ये महिला कहाँ से आ गई बीच में, ऐसे देख रही है लड़के की और लग रहा है कि अब तो उसका खैर नहीं है। जैसे जैसे लड़के के पास है, लड़के का धड़कन बढ़ रहा है, ठीक है। लड़का बेचारा क्या करे, लड़का थोड़ा अंग्रेजी में बहुत प्रोफिशिएंट था, उस महिला से बोल रहा है सॉरी फॉर दैट, बहुत अच्छा शब्द बोला, उस महिला के लिए बोला सॉरी फॉर दैट, यही प्रयोग किया, सॉरी फॉर दैट। देख रहे हैं ना, सॉरी मतलब उससे माफी मांगा कि जो भी मैंने काम किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन महिला को क्या समझ में आया, कुछ नहीं, महिला तो गांव की रहने वाली थी। लेकिन उस लड़का नहीं जानता था कि कहाँ अंग्रेजी का साइड इफेक्ट आ सकता है। इसलिए अब देखिए एक तो घड़ा फोड़ा था, अब महिला जो ये जब सब बोला सॉरी फॉर दैट तो महिला ने घुमा के इतना जोर से उसे चाटा मारा कि उसके सामने पूरा अंधेरा दिखाई देने लगा, बहुत जोर से चाटा मारा। अब लड़का को समझ नहीं आया कि मैंने क्या गलती कर दिया, तो महिला कह रही है कि तुम बहुत कुत्ता कमीना आदमी हो, एक तो तूने मेरा घड़ा फोड़ दिया और ऊपर से तू कह रहा है सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब वो समझ गई कि साड़ी फाड़ दे, इसका वो समझ गई कि एक तो ऊपर से तुम मेरा घड़ा भी फोड़ दिया फिर कह रहा है साड़ी भी फाड़ दे। ये है अंग्रेजी का साइड इफेक्ट। कभी कभी हम लोग ऐसे जगहों पर अंग्रेजी बोल जाते हैं जहाँ पे हमने उस तरह की सोसाइटी डेवलप नहीं होती है, तो वहां पर अंग्रेजी को ना समझ के कुछ दूसरा ही समझ लिया जाता है। अगर महिला जानती इसके बारे में तो और नहीं मानती। तो यहाँ बहुत अच्छा सा उसको मतलब ये चीज बताया गया। अब आगे देखें,
नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जरूर पढ़िए। एक और देखें, आपको बता रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम व्हील के साथ कभी नॉट जोड़ दें तो इसको क्या कहते हैं पता है? ओन्ट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? व्हील के साथ अगर नॉट लगा दे तो उसको ओन्ट कहते हैं। तो हम अब काम करेंगे इसको, इस सेंटेंस को इंपरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग पे काम करेंगे। यानी मेरा है तो इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव प्लस क्वेश्चन टैग। ये भी आपको अंग्रेजी स्पीकिंग में, अंग्रेजी को बोलने में बहुत अच्छा मदद करता है। जैसे इंपरेटिव क्वेश्चन टैग में आइए। इंपरेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो। क्वेश्चन टैग उसको कहते हैं, जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं सबको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसमें ओन्ट जोड़ा जाता है। सेंटेंस क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग क्या होता है? इफ ए स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, इफ ए स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव। बात समझ रहे हैं ना? यानी क्वेश्चन टैग अगर मतलब सेंटेंस यानी मेरा स्टेटमेंट जो है अगर पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। इफ आवर स्टेटमेंट, यदि हमारा कथन नेगेटिव है, इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव आवर क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव। यानी इसका मतलब यह समझे कि अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आपको ओन्ट लगाना होगा। कब लगाना होगा? जब पॉजिटिव है। और जब डोंट से शुरू हो रहा है तो नेगेटिव हो गया। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो डोंट से जब शुरू हो रहा है तब इसमें हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कमा देकर क्या लगाएंगे? विल यू लगाएंगे। यू क्यों लगाएंगे? यहाँ ओन्ट यू लगाएंगे। यू क्यों लगाएंगे? आपको पता है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही बनता है जो इसमें सब्जेक्ट होता है। यानी इसमें जो प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन का मतलब इसमें प्रोनाउन हमेशा सेकंड पर्सन छिपा रहता है, इसलिए हम सेकंड पर्सन में यहाँ ले जा रहे हैं। अब देखें कुछ और सेंटेंसों को देखें जो क्वेश्चन टैग में बोलने में मदद करता है। क्वेश्चन टैग से कैसे बोला जाता है? जैसे कहेगा, पहला कहेगा डोंट गो। अब इसका मतलब हो गया मत जाओ, और उसके बाद यहाँ लगा देगा कमा। उसके बाद कहेगा निगेटिव हो गया तो यहाँ लगेगा आपका विल यू। अगर पॉजिटिव रहता तो यहाँ लगता ओन्ट यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ये यह करता है कि आप इस सेंटेंस का रिस्पॉन्स यस या नो में दे रहे हैं। जैसे कह रहा है डोंट, पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखे, डोंट गो विल यू, डोंट गो विल यू। इसका मतलब होगा कि इसका मतलब हो गया मत जाओ, इसका मतलब हो गया ना, इसका मतलब हो गया ना, मत जाओ ना, मत जाओ ना। अगर यही हम कहते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कम, तो यहाँ हो जाएगा विल, विल के साथ यहाँ तो ओन्ट लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा ओन्ट यू। इसका मतलब हो जाएगा आओ ना, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा आओ ना, हिंदी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मत जाओ ना। तो कितना स्लोली और कितना छोटे छोटे सेंटेंसों को पकड़ के हम अंग्रेजी को स्पीकिंग कर रहे हैं। इन सारे रूल को लिखते जाएं। ये और भी सारे एग्जाम में भी काम आ सकते हैं आपको। क्वेश्चन टैग मतलब जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग बनाना होता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में विल यू लगेगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में आपका विल के साथ नॉट लगेगा, यानी ओन्ट यू लगेगा। और भी क्वेश्चन टैग में आप देखें, जैसे लिखें डोंट फॉरगेट दिस, इसे मत भूलो। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव हो गया तो यहाँ पर जो आने वाला शब्द होगा आपका क्या आएगा, विल यू। इसका हिंदी हो जाएगा मत भूलो ना। क्या हो जाएगा, मत भूलो ना, ठीक है। या मत भूलिएगा ना, ये भी हो सकता है। फिर अगला सेंटेंस देखें, अगर वो मान लीजिए कि पॉजिटिव हो तो क्या होगा, जैसे हो जाएगा
कम टुमारो, यहाँ लिख देगा आपका। देखिए कम टुमारो, ये तो स्टेटमेंट जो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, वोंट इन लगेगा। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा आओ ना। क्या हो जाएगा, आओ ना। बात समझ गए ना? इसलिए आप इन सारे सेंटेंसों को पकड़ के और आराम से स्पीकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग के लिए हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसों से ही बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं, और